नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। परावर्तन तथा अपवर्तन, ये प्रकाश का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसका आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े समझ लिया है, उसके बारे में पढ़ा है कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और कैसे जो दर्पण है, जो लेंस है, किस प्रकार जब प्रकाश की कोई किरण आती है उसको कैसे वो बेंड करते हैं या उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसका परावर्तन कर देते हैं, या जब किसी मीडियम में चेंज होता है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके उसके पाथ में क्या डिफरेंस आता है, ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर में समझ लिया है। तो आज प्रश्न और उत्तर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीजें जो हमने, ये सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इनके ऊपर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें वो कैसे उनके किस प्रकार हमें उनके उत्तर देने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं आज के लिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अब आप देखिए, हम लोगों ने अवतल और उत्तल जो है वो दो ये दर्पण हमने पढ़े हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप देखें कि जब हमने पढ़ा था और मैंने उनको सर्किल की हेल्प से आपको समझाया था कि किसका फोकस कहाँ रहता है, याद आ रहा है? सोचिए। हाँ, तो अगर आपको तब भी अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो एक बार पहले इस प्रश्न का उत्तर देने समझने से पहले पहले आप वो टॉपिक देखें, और अगर नोट्स नहीं बनाने तो वो वाला सेशन देखें, क्योंकि हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि उत्तल जो दर्पण है और अवतल दर्पण है उसका फोकस कहाँ होगा, कौन सा आगे होता है, कौन सा पीछे होता है। तो ये सब आप लोगों के दिमाग में ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हम सिंपल फोकस की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में अवतल दर्पण के फोकस की बात। तो इसलिए आप जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आंसर भी देने में आसानी होगी। तो इसका क्या उत्तर जा रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो याद आया, हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जब हमने रे डायग्राम के बारे में समझा था कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके जो पैरेलल जो रेस आती हैं उनका पाथ कैसे होता है, वो फोकस से पास होती है। ये हमने रूल भी पढ़ा है और यही हमारा उत्तर में जाएगा। मुख्य फोकस को किससे, एफ से निरूपित कर किया जाता है, मींस उसको एफ जो अक्षर है उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इसकी दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो होता है उसका जो आधा डिस्टेंस होता है। तो एक बार फिर से याद करिए, हम लोगों ने मिरर पढ़ा था और इसका क्या देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस देखी थी। प्रिंसिपल एक्सिस में हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, क्योंकि हम दर्पण को क्या एक गोलीय भाग का एक पार्ट मानते हैं, तो जो जैसे सर्कल का सेंटर होता है तो इसमें भी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो मिरर का पोल मिडिल पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिडिल पॉइंट आता है वो होता है फोकस। तो देखिए कितनी बातें हम लोगों को फोकस के बारे में मालूम होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने सीखा वो ही हम लिख रहे हैं कि एक तो हमने देखा कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन है, और इसके साथ हमने ये भी देखा कि जब रेस पास हो रही हैं, जब ये हमारी जो प्रकाश की किरणें पास हो रही हैं, तो वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो समांतर हैं, तो वो किस पॉइंट से निकलेंगी, वो फोकस से निकलेंगी। तो ये इस प्रकार अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपका ये उत्तर तैयार है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ये मैंने जब टॉपिक कर रही थी तब भी इसको समझाया था, क्यों, कुछ याद आया? हाँ, कि यह हमें क्या है, पीछे से वो जो आ रहे हैं वाहन या कोई भी चीज,
कोई अगर चलता हुआ भी आ रहा है तो हम अपने ये जो पश्च दृश्य दर्पण है, जिसको हम रियर मिरर भी बोलते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन अब हमें उत्तर रूप में कैसे लिखना है, इसको देखते हैं। जो उत्तल दर्पण के बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसकी दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है तथा यह सीधा तथा सापेक्ष रूप से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमने देखा था उसकी जो इमेज है वो छोटी बनती है। इसके कारण क्या होता है, अब मेन थिंग आ गई कि जो पीछे आने वाले वाहन है उनको हम आसानी से देख सकते हैं और इस प्रकार हम अपना वाहन एक सुरक्षित रूप में चला सकते हैं। तो इसलिए हम इसको इसकी वरीयता देते हैं। तो देखिए, अब तक अगर हमने जर्नल हम इसको कहें तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं पीछे आने वाले वाहनों को हम देख सकते हैं। लेकिन अब आपने फिजिक्स में पढ़ा है, आपका फिजिक्स का ये एक, जब हमने दर्पणों के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें उस दर्पण की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक देनी होगी कि इसका जो वो होता है बाहर की तरफ, उसका जो एक वक्रित होता है, तो इस कारण उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है और वो किसी भी वस्तु का छोटा एक प्रतिबिंब बना सकता है। तो अगर आप खाली ये कहेंगे कि पीछे वाहन आने वालों का, तो आपको नंबर एक बहुत ही, अगर है 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको बहुत कम मिलेंगे, या कभी कभी टीचर आपको देंगे भी नहीं, कि आपका ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये तो एक आप जनरल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जहां जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अपने आंसर में डालिए, जैसे आपका आंसर एक उत्तर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट माना जाए। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, वो क्या है, एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हाफ होता है। सिंपल हो गया। तो अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये एक हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो हमें इसको पहले ये देना पड़ेगा कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम कैसे लिखे, वक्रता त्रिज्या कितनी हुई 20, 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक और प्रश्न, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना जो है आवर्धित, मतलब मैग्निफाइड बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो हम देख रहे हैं अवतल दर्पण है और वो क्या बना रहा है, वो जो उसकी जो इमेज बन रही है वो मैग्निफाइड है। तो आपको एकदम याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। हम लोगों ने पूरा पढ़ा है कि जो दर्पण है उनके ऑब्जेक्ट कहाँ होंगे, तो उनकी इमेज कहाँ बनेगी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपका वो चार्ट एकदम आपके सामने आ जाना चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ होगी। इस टाइप से आप जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या है, वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, तो मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमें जैसे मालूम है तो जो बिंब की दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपने, अगर हमने जब साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसका हम हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है मिरर के उसकी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट की जनरली क्या होता है, हम हमेशा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, जो बिंब की जो दूरी है वो कैसे होगी, उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब जो मैग्निफिकेशन है वो है -3।
तो ये क्या है, क्योंकि ये जो इसका जो ये के इसमें हमने जो लिखा है 3 गुणा, तो ये हमारा क्या आ गया 3 गुणा। अब हमने इसकी इमेज हमें सोच लेनी है, तो जो मैग्नीफाइड इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, अवतल दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड, तो इसलिए हमने उसका भी -3 लिया। तो ये चीज आप वो करें, और उसके साथ क्या है कि आप ये देखिए कि वो किस उसका जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। अब प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, तो हम जानते हैं जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो -v/u। तो मैग्निफिकेशन हमारा -3 है, और मैग्निफिकेशन हमारा -3 है, और हमने जब इसके वैल्यू रखी तो हमने -v और u की वैल्यू हमने रख दी -10। ठीक है, अब -v अपॉन -10, तो हमारे जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30, v की आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। वो माइनस में क्यों आएगी, तो ये देखिए, या तो अब -10 इंटू -3 कितना हो जाएगा +30, लेकिन -v इज इक्वल टू 30 है, तो हम v की वैल्यू करेंगे v इज इक्वल टू -30। अब यहाँ प्रतिबिंब की दूरी का ऋणात्मक मान बतलाता है कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं तरफ बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब दर्पण की बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यही मैंने जो आपको समझाया था कि जब हम लोग इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं तो अब, और इसमें एक चीज और मैं आपको इसके साथ बताना चाहूंगी। देखिए, वो कह रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका रिवर्स। और जो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट रिवर्स है तो उसका जो हम वो उसका जो एक ऑब्जेक्ट की जो हम लंबाई नापते हैं वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि क्या है कि वो नीचे की तरफ इन्वर्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे एक और ये पॉइंट आ गया कि हमने -3 क्यों लिया है। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको साइंस का बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन समझ लिया है, अगर साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से वो चीज पढ़िए, सेशन अटेंड करिए, अगर वो है तो थोड़ा बुक से भी आप पढ़िए और ये चीज क्लियर करिए, क्योंकि वो जो साइन कन्वेंशन है जब आप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और प्रश्न आज का देखते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो हम लोगों ने क्या देखा, वायु में करती हुई प्रकाश की किरण कहाँ है, जल में, तो वायु से जब वो जल में जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। रेयर से डेंसर में जब जाती है तो वो जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ झुकती है। क्लियर हो गया, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो अभिलंब से वो दूर हो जाती है। ठीक है, चूंकि यहाँ दिए गए माध्यम युग में वायु विरल तथा जल को हम सघन माध्यम मानते हैं, अतः प्रकाश की किरण जो होगी वो जल में तिरछी प्रवेश करते हुए अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यही चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि रेयर से जब डेंसर में कोई रेज जाती हैं वो नॉर्मल की तरफ झुकती हैं, डेंसर से जब रेयर में जाती हैं तो वो नॉर्मल से दूर हटती हैं। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उसी पे ही प्रश्न है और हम आसानी से उनके उत्तर दे सकते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर देखे, थोड़े से हमने सब्जेक्टिव देखे जिसका हमको एक भाषा में लिखकर आंसर देना है, तो हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी आज समझे और देखा कैसे हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है।
तो मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रश्न और उत्तर आप लोग तभी स्टार्ट करें जब वो साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम्स जो हैं वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो, कि आप प्रश्न आए आप तुरंत एक रफ स्केच बना के सोच सकते हैं कि अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस पोजीशन पे इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, और उसका जो हम u की वैल्यू या v की वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। बस अगर आपने ये चीज क्लियर कर ली आपका ये चैप्टर पक्का है। अगले सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।